आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईआईज डीआईएस का एक्शन। एफआईआईज की बिकवाली जारी है। 2150 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से होती हुई दिख रही है। वहीं 1688 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। वायदा बाजार पर रुख करते हैं। कैश मार्केट में बिकवाली है। वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईआईज की तरफ से बिकवाली नजर आ रही है और इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 1482 करोड़ की खरीदारी। तो क्लियरली कैश मार्केट में और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं। डीआईएस कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी यहां पर आप देख पाएंगे। चलिए, एफआईआईज डीआईएस का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर आपने देखा, लेकिन भारतीय बाजार में कल जो एक्शन दिखा, क्या वो एक्शन आज बरकरार रहेगा? आज के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या है, समझ लेते हैं। हमारे साथ तनीषा एकेडमी से नितिलेश पावस्कर जुड़ गए हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। कल भारतीय बाजार में मजबूती के साथ ट्रेड हमने देखा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी सारा था। आज के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मैम। जैसे कि आपने कहा, कल कंटिन्यूअसली जो पूरा दिन कुछ स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आने वाला कुछ समय है वैसे ही रहेगा। हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही रह के क्या करना है, काम करना है। अगर हम लोग इंडेक्स की बात करेंगे तो 16 जून में जो एक बड़ा डैमेज हुआ था, अभी तक हम लोग उसके हाइज के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का ही व्यू होगा। जब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तब तक मैं बेचना ही पसंद करूंगा। 16,200 से लेके 16,100 के आसपास भी चला जाता है तो थोड़ा सा बेचना ऊपर में चाहिए। छोटी क्वांटिटी के साथ क्या करे, ट्रेड करे। तो अगर हम लोग माहौल देखें मार्केट का, ऑलमोस्ट एक दिन की मंदी को मार्केट ने ऑलमोस्ट 13 से 14 दिन भी लगा दिए, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया है। तो सेल ऑन राइज का व्यू होगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्वांटिटी को कम करना। जब तक डिसाइसिवली क्लोजिंग हम लोग 16,200 के ऊपर नहीं मानते, तब तक कोई भी तेजी ना देखे। और रही बैंक निफ्टी की बात, देखो मैं निफ्टी में कंटिन्यूअसली शॉर्ट कॉल दे रहा हूँ और वो कंटिन्यूअसली टारगेट दे रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो उल्टा हो रहा है। तो बैंक निफ्टी उससे काफी तेज मुझे लग रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए वेट एंड वॉच लेवल होगा 34,700 का। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर से हमें 1,500 से 2,000 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम फास्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन 34,700 के ऊपर। बिल्कुल नितिलेश जी, इंडेक्स पर आपका नजरिया हम जान रहे हैं, लेकिन साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर आप देख रहे हैं? आज सेक्टर स्पेसिफिक बाजार का फोकस कहां होगा और साथ ही आज के लिए ट्रेडिंग पिक्स आप क्या सुझाएंगे? जी मैम, एक में लॉन्ग इनिशिएट करना पसंद करूंगा, वो होगा ग्रासिम का। ग्रासिम अगर हम लोग देखेंगे लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन मोड में है। अगर ये काउंटर 1355 ये लेवल के ऊपर अगर ये चलता है तो 1340 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग 1375 से लेके 1380 इस लेवल के लिए क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा एमएनएम का। एमएनएम अगर आज थोड़ा सा ऊपर ओपन होके 1100 के आसपास फिर से 1090 या फिर 95 के नीचे ट्रेड करना सस्टेन कर देता है, तो हम लोग 1120 के साथ इसमें क्या करेंगे, बिकवाली करेंगे। टारगेट जो होगा वो 1050 का होगा। सभी कॉल्स मेरे फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करने होंगे, लेकिन अभी जो मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर किए वो स्पॉट लेवल है। 2 से 3 दिन का नजरिया जरूर रखें। आपका शुक्रिया हमें सारे स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए। तो क्लियरली 2 कॉल्स, एक ग्रासिम खरीदारी की राय 1375 का पहला टारगेट, उसके बाद 1380 तक के जाता हुआ दिख सकता है। वहीं एमएनएम में यहाँ पर सेल कॉल इनिशिएट करने की राय नितिलेश की तरफ से आती हुई 1050 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 1120 का आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे ये समझ लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद, बताएं कौन सी खबरें हैं आज जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले एचडीएफसी ट्विंस फोकस में रहने वाले हैं और अब याद रखिएगा कि एचडीएफसी बैंक को अब आरबीआई का भी अप्रूवल मिल गया है। उनका जो मर्जर होने वाला है, अब जो कल जो था एक्सचेंजेस एनएससी और बीएसई ने भी जो अप्रूवल दे दिया है और मैनेजमेंट ने भी अपने एजीएम में कहा है कि अगले 12 से लेकर 18 महीने तक जो है ओवरऑल सारे रेगुलेटरी जो प्रोसीडियर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑफकोर्स एचडीएफसी ट्विंस पे फोकस रखिएगा। टाटा मोटर्स की अहम एजीएम हुई थी जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि 5 लाख गाड़ियाँ जो है वित्त साल 2023 तक
बनाएंगी, जिसमें से लगभग 1 लाख यूनिट जो है ईवी की जो सेल्स जो है वो पार होने की जो है आकांक्षा है। उसके अलावा जो है ओवरऑल सप्लाई सिचुएशन में थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने मिली है सेमीकंडक्टर स्पेस में भी, और जो दूसरी हाफ जो आप कह सकते हैं FY23 के लिए वो जो है बेटर होने वाली है पहले हाफ से। उसके बाद सिप्ला फोकस में रहने वाला है। कंपनी को 2 ऑब्जर्वेशन आई है US FDA से फॉर्म 483 के लिए, और ये उनके इंदौर प्लांट के लिए है, और इस पे जो है कोई डेटा इंटीग्रिटी ऑब्जर्वेशन नहीं आई है, हालांकि थोड़ी स्टॉक में दबाव देखने मिल सकता है। टाटा स्टील फोकस में रहेगा। उन्होंने नीलाचल इस्पात निगम का एक्विजिशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है उनके, और इसकी जो टोटल कंसिडरेशन है जो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स जो उनकी सब्सिडरी है, उन्होंने लगभग 12,100 करोड़ का आंकड़ा दिया है। इसके अलावा वेदांता की पहले तिमाही की जो अपडेट्स आई हैं, जहां पे कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन लगभग 3% बढ़ा है सार, और माइंड मेटल में लगभग 11% का इजाफा हुआ है, और अगर जिंक प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि जो प्राइसेस है आपके बेस मेटल ऑलरेडी बहुत करेक्ट कर चुके हैं, और लगभग 10 से लेकर 40% तक एक महीने में प्राइसेस करेक्ट ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। RBL बैंक के भी जो है फर्स्ट क्वार्टर अपडेट आए हैं। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। टोटल डिपॉजिट्स देखें तो 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ किया है, और एडवांसेस 7% पे, लेकिन अगर सिक्वेंशियली देखें तिमाही दर तिमाही तो लगभग सपाट आंकड़े आए हैं। रिटेल एडवांसेस में एक डी ग्रोथ देखने मिला है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, लगभग 5% का डी ग्रोथ देखने मिला है, और होलसेल एडवांसेस में लेकिन दूसरी तरफ 22% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। एसेट क्वालिटी में भी थोड़ी सी सुधार हुई है। तो ये ओवरऑल देख सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स आज जो है दिन के ट्रेड में फोकस में रहने वाले हैं। ओके शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे, कई सारे काउंटर्स हैं जिस पर आज नजर रहेगी। HDFC बैंक पर खासतौर से फोकस कीजिएगा। टाटा मोटर्स, AGM की टेक अवेज यहाँ पर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं, और इसके अलावा सिप्ला फार्मा स्पेस में भी हम देख रहे हैं, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में भी एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है इन दिनों। टाटा स्टील, वेदांता, RBL बैंक के Q1 अपडेट्स के चलते इन तमाम स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी होगी। तो चलिए, तो हुए खबरों वाले शेयर्स, लेकिन साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कई सारी आई हैं हमारे पास, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं ब्रोकरेज के रडार पर आज क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत करते हैं हम M&M फाइनेंस से। तो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य रखा 225 प्रति शेयर का। Q1 का जो अपडेट आया था वो लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी मजबूत था। डिस्बर्समेंट्स भी अनुमान से मजबूत आए हैं, वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं, और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने M&M फाइनेंस पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा। इसके अलावा LIC पर फोकस करिएगा। मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू की है LIC पर, और टारगेट प्राइस रखा है 830 प्रति शेयर का। बिजनेस ड्राइवर्स उनको प्लेस में नजर आ रहे हैं, और एग्जीक्यूशन पे फोकस रहेगा। LIC की वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल आ रही है, और मार्जिन में ग्रेजुअल रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं खरीदारी, और इसी के चलते उन्होंने LIC पर खरीदारी की राय से कवरेज शुरू की। CLSA ने HDFC और HDFC बैंक पर अपनी राय दी है। HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के लिए RBI का नो ऑब्जेक्शन अप्रूवल मिला है। RBI का अप्रूवल ये मर्जर प्रोसेस कंप्लीशन के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप नजर आ रहा है, और CLSA का मानना है कि इसी के चलते मर्जर के रिलेटेड जो अनसर्टनिटीज है वो दूर हो रही हैं। इसके अलावा CLSA ने फाइनेंशियल शेयरों पर भी अपनी राय दी है। मिड साइज बैंक्स ने अपनी प्री क्वार्टरली डिस्क्लोजर सबमिट किए हैं, और उनमें से हमें पता चल रहा है कि एक हेल्दी बिजनेस मोमेंटम नजर आ रहा है। ग्रोथ मोमेंटम अक्रॉस द बोर्ड पिकअप हो गया है, और मिड साइज बैंक्स के लिए पर्टिकुलरली वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक नजर आ रहे हैं, और एसेट क्वालिटी के लिए जो दिक्कतें थे वो फेड होते हुए नजर आ रही हैं। आखिर में फोकस करेगा सीमेंट शेयरों पर। JP मॉर्गन ने सीमेंट शेयरों अपनी राय दी है। उन्होंने दालमिया भारत पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 1680 प्रति शेयर का। JP मॉर्गन कॉशियस है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चलते हुए अर्निंग्स में भी फर्दर कट्स हो सकते हैं। प्राइसिंग पावर लिमिटेड नजर आ रहा है, और अर्निंग्स आउटलुक में काफ़ी क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही। सेकेंड हाफ की रिकवरी की संभावना है, हालांकि वो तभी होगी जब कोल और एनर्जी की प्राइसेस में गिरावट नज़र आएगी। तो ये थे ब्रोकरेजेस जो आपको आपके रेडार पर रखने चाहिए।
ओके कामाक्षी, शुक्रिया सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली सीमेंट सेक्टर फोकस में है। इसके अलावा एलआईसी पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आते हुए दिख रहे हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक में ताज़ा जो खबरें आ रही हैं ये भी ब्रोकरेजेस के फोकस में है। फाइनेंशियल्स पर भी आप नज़र रखें और ये सारे के सारे ब्रोकरेजेस में जो अपडेट्स आएंगे वो भी हम दिन भर में आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन चलिए अब इक्विटी मार्केट्स की बात हमने समझी। इक्विटी मार्केट्स में आज स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है, खबरें कौन सी है, ब्रोकरेजेस कौन सी है, आपने जाने। कमोडिटी मार्केट्स का हाल ये भी समझ लेते हैं और कमोडिटी मार्केट्स पर अपनी स्ट्रैटेजी लेकर एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत सीधा बुलियन मार्केट के साथ आज करते हैं। गोल्ड सिल्वर की चाल हम जिस तरह से देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑफकोर्स एक ईज आते हुए नजर आ रहे हैं, हरे निशान के साथ ट्रेड्स दिख रहे हैं। लेकिन घरेलू बाजार में भी सोने चांदी की चाल जिस तरह से देखने को मिल रही है, इनफैक्ट बुलियन मार्केट में एक चमक जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बॉन्ड यील्ड में कमजोरी के चलते एक तो बड़ा इम्पैक्ट है। आपके हिसाब से करंट लेवल्स पर सोने चांदी पर क्या करना चाहिए? जी मानसी, काफी हम लोगों ने देखा था कि जब से इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हुई है यहाँ पे, तब से हम लोगों ने देखा है कि घरेलू जो एमसीएक्स गोल्ड है वो इंटरनेशनल गोल्ड से यहाँ पे डीकपल होकर ट्रेड हो रहा है। और मेरे ख्याल से ये आज के दिन में हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे कॉमिक्स में एक $10 की यहाँ पे बढ़त है। तो मेरे ख्याल से ये जो गैप है थोड़ा सा मिनिमाइज हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ घरेलू बाजार में हम यहाँ पे बाइंग आता हुआ देख सकते हैं। और 105 से ऊपर ट्रेड हो रहा है डॉलर इंडेक्स, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पॉज आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एक बाइंग जोन में ही रहना चाहिए गोल्ड को। आज एमसीएक्स गोल्ड की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि 51,900 पे फिर से एक बार बाई ही करना चाहिए। 52,300 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 51,700 का लगा के चल सकते हैं। साथ में मानसी यहाँ पे अगर सिल्वर में काफी गिरावट आई थी, शार्प फॉल आई थी, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि सिल्वर में भी यहाँ पे एक जो शॉर्ट कवरिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा और वहां पे भी 500-600 रुपए तक की जो बढ़त है वो देखने को मिलेगी। तो बुलियन काउंटर में आज बाइंग का दिन रहना चाहिए और खरीदारी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और साथ ही स्ट्रैटेजी अगर देखें तो वो भी गोल्ड सिल्वर में बाइंग की ही बनती हुई। वंदना, हम तंग सप्लाई के चलते देख रहे हैं कच्चे तेल में एक इम्पैक्ट है, वहाँ पर वापस तेज़ी लौटती हुई नज़र आ रही है। ब्रेंट क्रूड $114 के करीब ट्रेड करता हुआ हम देख भी चुके हैं। घरेलू बाजार में भी स्थिति कुछ ऐसी ही दिख रही है। क्रूड ऑयल किस तरह से आप देख रहे हैं और आगे क्या यहाँ से और ज़्यादा उबाल बढ़ेगा? करंट लेवल्स को देखते हुए घरेलू बाजार में भी 1.5% की तेजी है। जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे क्रूड में हम लोगों ने लगातार यहाँ पे 8,000 के स्तर पे जब आया था एमसीएक्स में, वहां से लगातार अपसाइड आता हुआ देखा है। और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो सप्लाई साइड है वो इतना स्मूथ है और एक बार से 7600 तक के प्राइसेस हम इजीली आता हुआ देखेंगे। मुझे लग रहा है कि पहले तो यहाँ से थोड़ा सा रिबाउंड होना चाहिए। और जो क्रूड 87.23 के करीब क्लोज हुआ है एमसीएक्स में, मुझे लग रहा है कि आज वहाँ पे हो सकता है कि प्राइसेस 8800 से ऊपर की क्लोजिंग दे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग जोन, बाइंग जो एक सेंटीमेंट्स है वो क्रूड में आज बना रहेगा। एक गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं हम यहाँ पे आता हुआ, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि मार्केट 8850 तक यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। और ओपेक ने जिस तरीके से बताया कि उनके पास स्पेयर कैपेसिटी यूएई में और सऊदी में यहाँ पे कम है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्रूड ऑयल में लोअर साइड से एक बाइंग जो है वो इमर्ज हुई है फिर से। बिल्कुल, तो चलिए कच्चे तेल की चाल में एक बाइंग इमर्ज होती हुई दिखी और इसी को देखते हुए 8,800 पहला टारगेट होगा घरेलू बाजार में, जहां पर इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की जा सकती है। वंदना, क्विकली जाते जाते बेस मेटल्स की चाल पर भी अपना नजरिया आप बताएं। बेस मेटल में काफी शार्प फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है। आज के दिन में भी मुझे लग रहा है कि क्योंकि एलएमई थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशंस ही दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कॉपर में एक बार सेलिंग में बने रहना चाहिए। जो भी हायर साइड आता है आज के दिन में एक गैप आप ओपनिंग देखने को मिल सकती है इसमें। तो मेरे ख्याल से 680 एक लेवल रहेगा जहां पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 672 टारगेट होगा, 684 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और हायर साइड से फिर से मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। एक कमोडिटी में बाइंग कंटिन्यू रहेगी, वो है यहाँ पे जिंक। यहाँ पर ऑफकोर्स कॉपर में बिकवाली की रणनीति आती हुई दिख रही है। बेस मेटल्स की चाल फिलहाल काफ़ी उठा पटक भी दिख रही है। शुक्रिया वंदना, ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपना नज़रिया भी हमारे सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और लगातार हम बाजार के दिग्गजों की बातचीत आपसे करवाते हैं, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट्स उनकी टेक्निकल राय
टेक्निकल कॉल्स लगातार आपको देते हैं, लेकिन साथ ही फंडामेंटल नज़रिया भी इस बाजार में समझना बेहद ज़रूरी है। ऑन ए पोजिशनल बेसिस बाजार को किस तरह से देखना चाहिए, जहाँ पर बाजार में इतनी वॉलीटिलिटी है, इतने ट्रिगर्स, इतने इवेंट्स हैं, ऐसे में कौन से सेक्टर्स हैं जिसका चुनाव आपको करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, लगातार समझने की कोशिश रहती है। और इसी के चलते बाजार के दिग्गजों से लगातार हम बातचीत भी करते हैं। आइए ऐसी एक आवाज़ आपको सुनाते हैं। मैक्रो इन्वेस्टर और एडवाइज़र मनीष डांगी ने हमसे खास बातचीत की और इस बातचीत में कहा कि बाजार में निवेश के लिए 3 से 4 महीने और इंतज़ार करना चाहिए। उनके मुताबिक क्रूड की कीमतों का बाजार ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन ये कीमतों को बाजार अब पचा चुका है। पे एंकर किया था अपनी मंदी को, उसमें से 3 बातें थी। एक कि एनर्जी शेयर आएगा, जो मैं अगस्त सितंबर से बोल रहा हूँ, वो तो क्रूड जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो वो ऑलरेडी डबल हो चुका है। मुझे हालांकि लगता है कि शायद इन सर्दियों में क्रूड 140-150 तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा मूव हो चुका है। तो मार्केट्स ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके हैं बहुत बड़ी एनर्जी की मूव को। दूसरा अपना स्ट्रेस था कि फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत टाइट होगी, बट वो ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे 10 साल का जो बॉन्ड है वो 6 से 7.50 7.60 हो चुका है। हमारा यूएस का जो 10 साल का बॉन्ड है वो 1% से 3%, 3.25% हो चुका है। तो ऑलरेडी शायद यहाँ से 25-50 बेसिस पॉइंट और ऊपर जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। तीसरी बात थी वैल्यूएशंस की, जो वो बहुत महंगी लग रही थी उस वक्त, वो काफी मॉडरेट हो चुकी है। जो आप लोगों की कमेंट्री में सुनता हूं मैं, तो वो ऑफ कोर्स आप लोग भी एक्सप्रेस कर रहे हो उस चीज को। तो जो एकदम रेड मैक्रो दिवाली पे लग रहा था, वो वापस से थोड़ा सा एम्बर सा है। तो अगर एक आप सिस्टेमिक इन्वेस्टर्स हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो छोटा छोटा बड़े स्टॉक्स के अंदर बाजारों में इन्वेस्ट आप करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइमिंग बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे लिए है, तो वो अभी भी, क्योंकि आपने इतना वक्त अगर बिता चुके हो, तो मेरे को लगता है कि बस 3-4 महीना मेरे साथ और वेट करो, शायद हमको क्लाइमेक्स दिखेगा और उसके बाद में एक बहुत अच्छे भाव पे हम शायद खरीद पाएंगे। क्लाइमेक्स जो होता है वो, उसमें एक बहुत बड़ा फ्लश प्ले आउट होता है, जिसमें कि बहुत सारे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वीक इन्वेस्टर्स हैं, जो गलत परसेप्शन से मार्केट्स में आए थे। हम पूरे साल इस बात कर रहे हैं कि कई सारे इन्वेस्टर्स कई सारे स्टॉक्स में इस सोच से आए थे कि हम 20-25% सालाना बनाना बड़ा आसान है। ये बड़ी मुश्किल है, पैसा बनाना सबको पता है कि बहुत मुश्किल है, और बाजार में बनाना तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए, क्योंकि अभी बड़ा फ्लश बाकी है, तो मैं इसको सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक ट्विस्ट दे रहा हूं कि शायद 3-4 महीनों के अंदर वो फ्लश हो जाएगा। बट इसकी वजह से अगर कोई इन्वेस्टर है जिसके पास में अगर कैश पड़ा है, तो उसके लिए एक सही अपॉर्चुनिटी शायद बॉन्ड मार्केट में पहले आएगी, जिसके बारे में मैं पिछले 3-6 महीने से बात कर रहा हूँ कि जब हम 6% से हम ऑलरेडी 8% की तरफ बढ़ चुके हैं। तो शायद आपके लिए 10 साल का बॉन्ड आप 8% पे, या स्टेट डेवलपमेंट लोन या पीएसयू बॉन्ड 10 साल का अगर 8% में खरीद लें, तो बिना बहुत ज्यादा स्ट्रेस और वोलेटिलिटी के आपको अगले 5-10 साल का अगर 8% मिल सकता है, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न है। शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फिर भी दिवाली तक या फिर दिसंबर तक वेट करने की सलाह दूंगा। चलिए, तो इक्विटी में निवेश के लिए 2 से 3 महीना इंतजार करें और दिवाली तक आपको बाजार कई सारे मौके देगा, ये कहना था मनीष डांगी का।